वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर। क्या है? धातु एवं अधातु। तो धातु एवं अधातु, इसका आपने पहले भी नाम सुना होगा। आप नॉर्मली जानते ही हैं अपनी डेली लाइफ में कि कुछ धातुएं होती हैं, कुछ अधातुएं होती हैं। उनको कैसे पहचानते हैं आप? हमने साइंस में पढ़ा था, 9th में एक चैप्टर पढ़ा था पदार्थ। उसमें हमने धातु और अधातु के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि आप ऐसे देख के कैसे समझ पाओगे कि कौन सी धातुएं हैं, कौन सी अधातुएं हैं। कुछ याद आ रहा है? जैसे कि धातुओं में क्या था कि उनका एक शेप होता था, है ना। धातु अधातु नहीं पढ़ा था हमने, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था। उसी में हमने कुछ एग्जांपल से रिलेट करके देखा था कि मोस्टली जो धातुएं होती हैं उन्हें हम कैसे पहचानते हैं। उनका एक शेप होता है, सॉलिड सा होता है, हालांकि अधातुओं का भी, लेकिन अधातुएं मोस्टली गैसेज होती हैं। या तो धातु और अधातु के इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ क्या है, 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है ना। अपने दैनिक जीवन में धातु और अधातु के उपयोग पर विचार कीजिए। आप उनको याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कि आप कौन कौन सी धातुएं यूज करते हैं। आप देखते होंगे आपके चारों तरफ लोहा है, तांबा है, स्टील है, इन सब की बहुत सारी चीजें, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब का बहुत सारा मटेरियल आप अपने आसपास देखते होंगे, है ना। तो वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं? भौतिक गुणधर्म तो आप ऐसे ही उन्हें देख के समझ सकते हैं। जैसा वो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसी वो देखते हैं, जैसा उनका रंग रूप आकार होता है, वो भौतिक गुणधर्म में आता है। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे धातुओं के बारे में, धातुओं का भौतिक गुणधर्म। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की, आपके चैप्टर में अलग अलग क्रियाकलाप दिए हैं, अलग अलग एक्टिविटी दी है, जिससे उनके धातुओं के भौतिक गुणधर्मों को बताया गया है। तो हम इसको एक एक करके समझते चलते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। आप आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इन सब का एक एक सैंपल ले लीजिए और देखिए, रेगमार से रगड़ कर उस नमूने को देखिए। तो क्या होगा, जब आप कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम इन सबको रगड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं ना, उनमें चमक होती है। आयरन में भी एक चमक होती है। जब नया नया आप लेके आइए कुछ स्टील का सामान, वो कितना चमकता होता है, एल्यूमिनियम कितना चमकता होता है। तो ये एक धात्विक गुण है, जो धातु का गुण है। धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर ये कितना चमकता है। अब आप कहोगे डायमंड तो बहुत ज्यादा चमकता है, तो इसका मतलब डायमंड भी धातु है। नहीं, डायमंड धातु नहीं है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों नहीं है। हर चीज के साइंस में तो ये है, हर चीज का एक्सेप्शन भी होता है। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि चमक मतलब डायमंड में भी चमक होती है, फिर डायमंड क्यों नहीं धातु है ना। और नॉर्मली आप ये जानिए कि जो धातु होती हैं उसमें चमक होती है, उसको बोलते हैं धात्विक चमक। जितनी धातुएं होती हैं उनमें अपनी ये चमक होती है। इसका मतलब कि आधातु, साथ साथ में आप इसे कंपेयर भी करते हुए चल सकते हो कि इसका मतलब आधातुओं में क्या होती होगी, चमक नहीं होती होगी, है ना। हालांकि अधातुओं का भी आप पढ़ोगे डिटेल में, लेकिन धातुओं में चमक होती है, उसे धात्विक चमक कहते हैं। इसका मतलब है कि आधातुओं में चमक नहीं होती है ना। अच्छा, दूसरी एक्टिविटी में क्या है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या देखते हो, जैसे आयरन को, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सबको चाकू से काटने की आप कोशिश कीजिए। अब क्या है, चिमटे से सोडियम जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आप उसको नॉर्मली एयर में रख देंगे तो ही उसमें आग लग जाती है, वो इतना रिएक्टिव होता है। तो उसको सीधे आप हाथ से नहीं पकड़ सकते, उसको यहाँ ये कहा गया चिमटे से पकड़िए। सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर उसे सुखा लेना चाहिए। वॉच ग्लास पर रखकर उसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। तो ये सारे आपको लैब की एक्टिविटी दी है। आप नॉर्मली ही अपने आसपास जितनी धातुएं देखते हैं उसको आप चाकू से काटने की कोशिश कीजिए। तो आपको क्या आप लोहे का कोई सामान लीजिए, उसको चाकू से काटिए, या आपने घर में बर्तन देखा होगा, उसको चाकू से काटिए। क्या वो इजिली कट जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कठोर होते हैं ना। जो चीज टाइट कठोर है वही तो नहीं कटेगी। इसका मतलब क्या होता है कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, है ना। नॉर्मली धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। यहाँ सामान्यतः कठोर दिया, यानी कि ये नहीं है कि 100% धातुएं कठोर ही होती हैं। इसका मतलब इस कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो कठोर नहीं है, एक दो जो एक्सेप्शन है। बाकी सामान्यतः धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन उनकी कठोरता अलग अलग होती है। कोई बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, कोई नाजुक भी होता है, ऐसे करके। इनकी सब एक ही लेवल की कठोरता सारी धातुओं में नहीं होती है। अब तीसरी एक्टिविटी क्या है, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए, यानी उसको पीटिए।
आयरन को भी रख के पीटिए, जिंक को भी, लेड को भी और कॉपर को भी। तो आप क्या देखते हो, अच्छा जब आप इसको पीटते हो तो उनकी साइज बढ़ जाती है ना थोड़ा सा। आप भी देखो जो तार वार होते हैं, कॉपर के तार वार होते हैं, तार नहीं, यहाँ तार की बात नहीं हो रही, यहाँ जैसे बर्तन है, हाँ, तो उसको पीट पीट के ही और चौड़ा कर दिया जाता है और अच्छा बना दिया जाता है। जो ठठीरा होता है वो क्या करता है, पीट पीट के ही बर्तनों को सही कर देता है। और भी जो है, आप जिंक का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसे पीटिए तो वो चपटा होके प्लेट जैसा बन जाएगा। यानी कि धातुओं में ये गुणधर्म होता है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघात वर्धिता। यानी आघात यानी कि चोट करने पे, वर्धिता यानी कि वो बढ़ जाएगा साइज में। यानी धातुएं क्या होती हैं, उनको आप पीटेंगे, अब लकड़ी है उसको आप पीटेंगे, क्या वो बढ़ जाएगी? नहीं। लेकिन गोल्ड है, उसको धीरे 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 मारते रहते हैं, वो चौड़ा होता जाता है, क्योंकि वो धातु है। सिल्वर में भी बहुत ये आघात वर्धिता का गुण बहुत ज्यादा होता है ना। अच्छा, इसमें देखिए सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धित धातुएं हैं। मतलब सोना और चांदी में ये गुण सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए गहने वगैरह सोना और चांदी के ही बनते हैं, क्योंकि इनको बहुत, इनके अंदर आघात वर्धिता का गुण बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी तरीके से आप इनको पीट पीट के बहुत अच्छे शेप में ला सकते हैं। बहुत ज्यादा जितना चाहें आप इनको तराश सकते हैं, है ना, इसलिए। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं तीसरे एक्टिविटी की तरफ। उन धातुओं की सूची बनाइए जिनके आप तार दैनिक जीवन में देखते हैं। तार क्या होती है, जैसे आप किसके तार देखते हो, कॉपर का तार देखते हो, है ना, तो कितना लंबा होता है, एकदम बारीक सा लंबा सा होता है, जबकि वो एक धातु है ना। इसका मतलब है कि उसको जब खींचते हैं तो वो लंबा तार बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं, तन्यता। यानी कि जो धातु जितनी अच्छे से पतले तार के रूप में खींचेगी उसकी तन्यता उतनी ज्यादा होगी। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतनी ज्यादा तन्यता होती है सोने के अंदर। इसीलिए तो आप देखते हो 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम के कितनी बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी बन जाती है, क्योंकि वो उसको बहुत, उसके अंदर बहुत फैलने की क्षमता होती है सोने के अंदर, है ना। आघात वर्धिता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जाते हैं। जैसी हमारी जरूरत होती है उस हिसाब से उसको पीट पीट के या खींच के या जैसे भी अपनी जरूरत के हिसाब से सामान बना लेते हैं। कुछ धातुओं के तार हमने बना लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कुछ के बर्तन बना लिए, कुछ के बड़े बर्तन बना लिए, कुछ के छोटे, जैसी भी आपकी जरूरत है आप वैसा उसको, कुछ के औजार बनाए जाते हैं ना। तो जैसी आपकी जरूरत होती है, इन गुणों के कारण ही धातुओं से हम वैसे अपनी डेली यूज की चीजें बनाते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन के रूप में होता है? अब आप जानती हो कि खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं वो अलग अलग धातुओं के बने होते हैं। तो अब आप कुछ एग्जाम्पल रिकॉल कर सकते हो। अच्छा, ये एक्टिविटी क्या दिया है, एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए, जैसा चित्र 3.1 में दिखाया गया, जैसा इसमें दिखाया गया। ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि आप एक तार को इसमें बांध दीजिए और गर्म कीजिए तो क्या होता है, क्या रिएक्शन। आप देखो, जब गर्मियां होती हैं, धूप होती है, तो एक मिट्टी का घड़ा रख दीजिए, ठीक है, या लकड़ी का गुटका कुछ भी है, धूप में रख दीजिए, और एक आयरन का रख दीजिए, तो क्या होगा, जो आयरन वाला होगा उसको टच करके देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि कितना गर्म हो गया है ना। जबकि मिट्टी का या लकड़ी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा या लकड़ी का बर्तन गर्म होगा, लकड़ी का कोई गुटका होगा वो गर्म होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अच्छा, सुचालक की बात मतलब कि जैसे ऐसा तो है नहीं कि आप जो है कोई बर्तन आप आग पे रखते हैं, धातु का ही तो होता है, कोई बर्तन आपने आंच पर रखा तो जो आग है या जो ऊष्मा है वो तो एक इस पॉइंट पे दी जा रही है, लेकिन आप क्या पकड़ते हो यहाँ से, तो क्या यहाँ बर्तन नहीं गर्म होता है, यहाँ से आप पकड़ के उतारते हो ना, तो बर्तन यहाँ क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यहाँ से हीट धीरे 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 इस पॉइंट तक आ जाती है, यानी पूरे बर्तन में फैल जाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाती है। इसी को बोलते हैं सुचालक। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक क्या है कि एक पॉइंट पे आपने प्लग से उसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ से आपने पावर देना शुरू किया और यहाँ पर आपकी कोई मशीन लगी हुई है, फैन लगा हुआ है, तो वो यहाँ तक वो इलेक्ट्रिसिटी इस पॉइंट तक बह के आ जाए, तो वो होता है विद्युत का सुचालक। वैसे ही ऊष्मा का सुचालक क्या है कि एक पॉइंट पे आप यहाँ ऊष्मा दे रहे हो और वो पूरे बर्तन में, पूरे जितना भी पात्र है उसमें फैल जाए, तो वो होता है ऊष्मा का सुचालक। ठीक है,
अब क्या है, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। जाहिर सी बात है, अगर आप इसको बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हो, अगर इसका गलनांक कम होगा तो ये तो पिघल जाएगा नहीं। लेकिन धातुओं का गलनांक क्या हो, धातुओं के बर्तन इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि धातुओं का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, वो जल्दी से पिघलेंगे नहीं। उनका हीट के पर्पज से, हीट के चीजों में, हीट के कामों में धातुओं का यूज किया जा सकता है क्योंकि वो पिघल के खत्म नहीं होंगे, बहेंगे नहीं। ठीक है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक होते हैं, सिल्वर और कॉपर। तभी अब सिल्वर तो महंगी धातु है इसलिए उसके तार नहीं बनाए जा सकते, लेकिन कॉपर सस्ती पड़ती है इसलिए आपको कॉपर के तार देखने को मिलते हैं। जबकि सिल्वर भी जो है, अच्छा यहाँ ऊष्मा का चालक दे रहा है, ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक होते हैं। अब सिल्वर के तो आपको बर्तन बनाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगी धातु है, इसलिए कॉपर के आपको दिख जाते हैं, है ना। इनकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक है। अच्छा देखो, लेड है और मरकरी है, ये भी धातु हैं लेकिन ये ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक होती हैं? अब यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, उससे आपको ये बताया गया है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है? देखो, अच्छा पहले विद्युत का सुचालक पढ़ लेते हैं। आप देखते हो कि जो है, आप किसी मोटर में रबड़ का तार, रबड़ लगा दो, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहाओ, बहेगी नहीं। लेकिन अगर आप उसी में कॉपर का तार लगा दो, हाँ, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है, बल्ब जलने लगता है, मोटर चलने लगती है। इसका मतलब है कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक भी होती हैं। और उनके जो रबड़ ऊपर से चढ़ा जाता है इसलिए क्योंकि वो कुचालक होता है, ताकि आपको करंट ना लगे, क्योंकि उसमें करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो विद्युत का कुचालक है। ठीक है। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है? एक आवाज सी होती है ना, जैसे आप मंदिर में जाते हो, घंटा बजाते हो, तो आप एक बार उसको टच करते हो तो कैसे आवाज आती है? टन, ऐसी आवाज आती है ना। या कोई बर्तन है घर में, हम लोग बदमाशी करने के लिए आप लोग बजाने लगते हो चम्मच से, प्लेट से, तो कैसी टन 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 जैसी आवाज आती है ना। और लकड़ी पे बजाइए तो आएगी नहीं, आती। तो इस तरह से जो धातुएं होती हैं उनके अंदर ये गुण होता है जिसको बोलते हैं ध्वनिक, यानी सोनोरस का गुण होता है। यानी कि उनके अंदर टन टन जैसी आवाज या कुछ इस टाइप की जो आवाज होती है, घंटी वाली आवाज, उसको बोलते हैं ध्वनिक। उनके अंदर एक ध्वनि होती है जो किसी जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो आवाज उत्पन्न करती हैं। हाँ, अधातु। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। अधातुएं कौन सी? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? गैसेज है ना। आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन जैसी ऐसी अधातु है जो द्रव होती है, बाकी ये सारी गैसेज हैं, ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है जो द्रव है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती हैं। ठीक है। क्या धातुओं के समान अधातुओं में भी गुणधर्म होते हैं? चलिए देखते हैं कि अधातुओं के गुणधर्म क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पर चेक करने के लिए आपको क्या है, यहाँ तत्व लिखिए, उनके चिन्ह जो केमिस्ट्री में जो चिन्ह दिए गए हैं, जैसे कॉपर के लिए Cu है, मैग्नीशियम के लिए Mg है, तो ये सब यहाँ चिन्ह लिखिए। सतह का प्रकार लिखिए, कठोरता उनकी कैसी है, आघात्यवर्धता यानी उनको पीटने पे वो बढ़ जाते हैं, ये वाली क्वालिटी उनके अंदर कितनी अच्छी है, तन्यता यानी उनकी तार बनाने की क्षमता कितनी अच्छी है, विद्युत के चालक है कि नहीं, और ध्वनिका उनमें है कि नहीं, ये सारे कंपैरिजन में यहाँ लिखने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि धातुओं और अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि कई अपवाद हैं। जैसे अभी आपने पहले ही देखा कि अगर हम ये कह दें कि सारी धातुएं ठोस होती हैं, तो भैया जो पारा होता है वो भी तो धातु है, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पारा है, लिक्विड फॉर्म में है, तो ये धातु कैसे है? ठीक है, एक एक्सेप्शन ये हो गया। दूसरा, आप कहते हो कि अधातु जितनी होती है वो गैसें होती हैं, लेकिन अभी आपने पढ़ा कि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है ना। तो जब वो लिक्विड है तो वो अधातु कैसे हुई? इसका मतलब हर जगह पे एक्सेप्शंस होते हैं। अब अगर हम ये सोचें कि हम भौतिक गुणधर्म के ही आधार पे धातु और अधातु अलग अलग कर लेंगे तो ये मुश्किल है, क्योंकि जो एक्सेप्शंस हैं उनकी वजह से कंफ्यूजन हो जाएगा। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है।
सभी धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम ये दो धातुएं ऐसी हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप उन्हें अपनी हथेली पे ही रख देंगे तो पिघलने लग जाएंगी, इतना कम होता है। तो अब आप देखोगे ना तो ये कि गैलियम और सीजियम जब इतना ज्यादा इनका गलनांक कम है तो ये धातुएं कैसे हैं, जबकि धातुओं का गलनांक तो बहुत अधिक होता है। उन्हें तो धातुओं की वस्तुएं इसीलिए बनाई ही जाती हैं कि उनका गलनांक कितना ज्यादा है, उनको बहुत ज्यादा हीट देने पे भी वो पिघलेंगे नहीं। अच्छा, दूसरा, आयोडीन आधातु होते हुए भी चमकता है, जबकि हमने पहले ही ये चीज डिस्कस की। सबसे पहला गुण हमने ये पढ़ा कि धातुओं में चमक होती है लेकिन आधातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी आधातु है जो चमकीली होती है। अच्छा, कार्बन ऐसी आधातु है जिसके विभिन्न रूपों में पाया जाता है। कार्बन आपको बहुत कठोरतम रूप में भी पाया जाएगा जैसे हीरा, और बहुत नाजुक, बहुत जैसे ग्रेफाइट वगैरह है वो बहुत नाजुक होता है, मुलायम होता है, वो कट जाता है। लेकिन जो हीरा है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, यानी कि आप उसको ये कह सकते हो कि वो सबसे कठोरतम वस्तु में आता है हीरा, जबकि वो आधातु है, उसे नाजुक होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। कार्बन का कई रूप होता है, कई रूपों में पाया जाता है कार्बन अलग अलग, तो उस सब को क्या बोलते हैं, अपर रूप, उनका नाम अपर रूप है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, कार्बन का एक अन्य अपर रूप क्या है, ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक है ना। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है और ये मुलायम है, जबकि हीरा कठोरतम है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि कार्बन के ही कई अपर रूप मिलते हैं, क्योंकि कार्बन का क्या है, जो कार्बन की वैलेंसी है वो क्या है, 4। हाँ, और 4 देखिए 8 होती है सैचुरेटेड होने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन अगर आपको मिल जाएंगे तो आपकी जो सेल है वो पूरी हो जाएगी, है ना। तो आप मतलब रिएक्टिव जो एटम होगा वो शांत हो जाएगा, मतलब 8 उसको मिल जाए, 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो शांत हो जाएगा, वो उसकी रिएक्टिविटी खत्म। लेकिन क्या होता है कि या तो आप 8 से कम होगा या तो यानी कि 4, 8 का आधा क्या है 4, ठीक है। तो जब 4 से नीचे होगा तो अब 4 से नीचे यानी कि 1 है, 2 है, 3 है इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में। हाँ, तो 1 2 3 है, तो अपोजिट साइड किसकी इसमें जितनी कमी है इसको पूरा करना चाहेगा ना। ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, अब किसी के पास 1 है तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 7 चाहिए, तो ये 7 वाले के पास जाएगा। तो जिसके पास 7 है वो 1 को क्यों देगा यार, 7 है तो 7 1 को पकड़ के अपनी तरफ मिला लेंगे कि भाई हमारे पास 7 है, तुम ही 1 दे दो, तो ठीक है भैया तुम ले लो। तो ये 1 दे देंगे तो इनकी एक भटकती आत्मा खत्म हो गई, तो ये शांत हो गए, और इनको 1 मिल गया तो इनका भी 8 हो गया, ये भी शांत हो गए। तो इस तरह से करके, लेकिन इसका कार्बन के साथ प्रॉब्लम क्या है, 4 है इसकी वैलेंसी, यानी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 चाहिए। अब 4 इनके पास है और 4 ही दूसरे से भी चाहिए, तो मामला गड़बड़ हो जाता है ना, बराबर बराबर वाला हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, ना देते हैं ना लेते हैं, साझा करते हैं मोस्टली, है ना, कि भाई हमारे पास 4 है, हमें 4 ही चाहिए, तो हम क्यों झुके किसी पास, हमारे पास भी तो 4 है, और ये जाएंगे भी 4 वाले के पास ही, क्योंकि इन्हें पूरा करना है 8 ही, पूरा 8 ही की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से इसके कई मतलब, क्योंकि ये जो है सहसंयोजन बंध बनाता है, ये आप उसमें पढ़ोगे, वैलेंसी में पढ़ोगे, संयोजकता में पढ़ोगे, क्योंकि ये कई तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है, इस बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होती है इसके पास, तो इस वजह से इसके कई अपर रूप होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो कहानी हो गई कार्बन की, कि कार्बन ही ऐसा तत्व क्यों है जो इसके कई अपर रूप मिलते हैं। वो इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ही इसको चाहिए, तो ये जिनके पास जाता है न देता है न लेता है। भाई 4 है तो न देना है और न कोई इसको देगा, तो फिर वो होता है कि भाई चलो ना तुम्हारा ना हमारा, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, सहसंयोजन बंद बना लेते हैं। इस तरह से करके इनके पास कई अपर रूप होते हैं, है ना। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है कि क्षारीय धातु जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। ये जो है धातुएं, लेकिन इतनी ज्यादा मुलायम है कि इनको आप चाकू से काट दीजिए। इनका घनत्व और गलनांक भी कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप भौतिक गुण के आधार पर अच्छे से उन्हें बांट नहीं सकते, आपको उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी आपको जानना जरूरी है। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। हाँ, अधिकांश अधातुएं जो है वो ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अधिकतर धातुएं क्या करती हैं, क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। ये आप आगे भी पढ़ोगे। अच्छा, अब हम रासायनिक गुणधर्म पे आते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 में 3.2.4 में पढ़ेंगे, यानी आगे पढ़ेंगे हम
इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने ले लीजिए, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सोडियम। ये आपको सारी धातुएं आप ले लीजिए। उसके बाद ये कहा है कि इसको हम प्रैक्टिकली देखते चलते हैं कि धातुओं में कौन से रासायनिक गुणधर्म होते हैं। धातुओं को वायु में दहन करने पर, दहन माने जलाने पे, वायु की प्रेजेंस से, अब वायु की प्रेजेंस से मतलब हमारा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप धातु को जलाते हैं तो क्या होगा। आपने पहले ही पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हमने मैग्नीशियम को जलाया था तो वो कितनी तेज से बहुत व्हाइट कलर की रोशनी, चमकीली रोशनी के साथ जलने लगा था, बहुत तेजी से जल रहा था और कुछ मैग्नीशियम का दहन होता है सफेद ज्वाला के साथ, है ना। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब हम ऑक्सीजन, देखिए धातु है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप उसको जलाओगे तो आपको मिलेगा धातु का ऑक्साइड। ठीक है, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु का ऑक्साइड बना लेती हैं। ठीक, जैसे कोई भी धातु आप ले लीजिए, मैग्नीशियम अगर आप जला रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बन जाता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता था, है ना। अब यहाँ कॉपर का एग्जाम्पल लिया है, कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जला रहे हो तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। एल्यूमिनियम को जला रहे हो तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है। इस तरह से कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, हाँ, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार से व्यवहार करते हैं। कौन कौन से, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड। ठीक है, ये धातु, इनके जो जैसे धातु ऑक्साइड जो है वो अम्लीय भी तरीके से भी व्यवहार करते हैं और क्षारकीय तरीके से भी, यानी प्लस आयन भी देते हैं और माइनस आयन भी देते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ऐसे धातु ऑक्साइड को अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करा के लवण तथा जल प्राप्त कर सकते हैं, प्रदान करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए, अम्लीय प्रकृति दिखाने का मतलब होता है प्लस आयन देना, क्षारकीय प्रकृति यानी माइनस आयन देना। अब दोनों जो आयन जिस उसमें ऑक्साइड में मिल रहे हैं ऐसे क्या हो जाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे। यानी कि जो उभयधर्मी यानी बीच की कंडीशन, यानी कि न्यूट्रल कंडीशन एक तरह से आप समझ लो, दोनों में जो रहता है उसको उभयधर्मी कहते हैं, जिसमें दो तरह के गुण होते हैं। ठीक है, अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं। अम्ल लीजिए या क्षारक लीजिए, उसके साथ आप देखिए एल्यूमिनियम का रिएक्शन यहाँ दिखा रहा है। यहाँ उदाहरण में एल्यूमिनियम है ना, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपने ले लिया, HCl के साथ आपने लगाया तो क्या होगा, एल्यूमिनियम जो ये इसका क्लोरीन यानी माइनस वाला चार्ज है उसके साथ रिएक्ट करके क्या इसने बना दिया, यहाँ पर अपना लवण बना दिया और वाटर अलग हो गया। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ आप ये देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अब क्षार के साथ NaOH के साथ क्रिया करा रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, ये भी एक लवण बना रहा है सोडियम का, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बना दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप इसमें देख रहे हो कि जो H है वो प्लस आयन है, ये अम्ल में H प्लस आयन बना और क्लोरीन माइनस आयन बना, और एल्यूमिनियम ने किसके साथ रिएक्ट किया है, माइनस वाले आयन के साथ। और इसमें क्या हुआ कि एल्यूमिनियम ने किसके साथ रिएक्ट किया है, सोडियम के साथ, यानी कि प्लस वाले आयन के साथ। यानी इसमें क्या है, इसमें ये दिखा रहा है अपना, ये प्लस आयन, ये माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है लवण, और इसमें प्लस, यानी दोनों तरीके के प्लस और माइनस, अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह का रिएक्शन ये दिखा रहा है। ठीक है, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में आघुलनशील होते हैं। जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल में आघुलनशील होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं प्रेसिपिटेट के तौर पे, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान। अब सोडियम ऑक्साइड हमने ले लिया Na2O या पोटेशियम ऑक्साइड, इनको पानी में घोलेंगे तो क्या मिल जाएगा, NaOH। NaOH क्या है, आपका क्षार है, और KOH भी क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। हाँ, सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो इस तरह से सब अलग अलग तरीके से ही रिएक्शन करेंगे। जैसे आपने अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में पढ़ा था, भले ही सब में अम्ल है, सब में H+ आयन मिल रहा है, लेकिन सभी अम्ल एक ही बराबर नहीं होते, कुछ प्रबल होते हैं, कुछ दुर्बल। ऐसे ही आप धातुओं में भी कंपेयर कर सकते हो, कुछ धातुएं ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, कुछ कम रिएक्टिव होती हैं, कुछ जो है ऐसे ही आप खुले में आप रख दोगे, जैसे सोडियम वगैरह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके तो वहीं आग लग जाएगी, और कुछ ऐसी नहीं होती हैं, उनको आप प्रॉपर मिक्स करोगे तब वो रिएक्ट करेंगी, नहीं तो ऐसे नहीं है कि आपने रख दिया और उसमें आग लग गई, है ना।
जैसे ऐसा होने लगता तो आपके घर में एल्यूमिनियम का सामान है, रोज आग ही लगी रहती। तो इस तरह से क्या है, विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम, सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं, खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने, आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है ना, तेल में डाल के, डायरेक्ट संपर्क में ना आए ऑक्सीजन के। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। आप देखती हो कि जब खुले में रख देते हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर क्या है, लेयर जैसी ग्रीन सी लेयर, किसी के ऊपर ऐसे काली सी लेयर जमती चली जाती है ना, वही यहाँ बताया जा रहा है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। अब ये लेयर जो होती है उनके क्षरण से उसको सुरक्षा रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन ये बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं, तब वो तेजी से जलने लगते हैं। जो आयरन है वो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे ही गर्म कर दोगे तो वो जल जाएगा, या आयरन में तो आप बहुत ज्यादा उसको गर्म करोगे, बहुत देर तक गर्म करोगे तभी वो जलेगा, तभी वो गर्म होगा। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। आपने देखा ना, कॉपर पे काली काली सी परत जमी होती है जो तांबे के बर्तन। सिल्वर और गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सिल्वर और गोल्ड ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तब भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब क्या है, एनोडिनाइजिंग क्या होता है? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। जो एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर बन जाती है, एल्यूमिनियम के बर्तनों पे आप देखो, उससे क्या होता है कि ये इनका संक्षारण रुकता है, इनका क्षय रुकता है। इस परत को मोटा करके इसके संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया। इसके ऊपर एनोडीकरण करके एल्यूमिनियम को संक्षारण से रोक दिया जाता है, क्योंकि वो हमेशा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा। अगर उसे सुरक्षित नहीं किया जाएगा तो वो धीरे धीरे अपना क्षय होते होते खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उन धातुओं के नमूनों में सबसे सोडियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आपने पढ़ा, मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, कॉपर, आयरन, लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। अच्छा, अब आगे क्या देख रहे हैं हम, अगला पॉइंट, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। अब जो है धातुएं जब जल के साथ यानी H2O, अब देखो अलग अलग धातुओं की अलग अलग रिएक्टिविटी है, तो अलग अलग हमें प्राप्त होगा। जैसे कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, नॉर्मली सब के ऊपर ये अप्लाई होता है कि धातु जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन अलग हो जाती है। और धातु ऑक्साइड फिर से अगर उसको जल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक। अब पोटेशियम और सोडियम क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये ठंडे जल के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं और बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्शन करते हैं। मतलब इनका रिएक्शन होने में आग लग जाती है। मतलब हाइड्रोजन गैस तो निकलती ही है, वो हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, जितना जलने लगती है, इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सोडियम और पोटेशियम। देखो, सोडियम को और पोटेशियम को वाटर के साथ मिलाते हैं तो हमको KOH और NaOH मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है और उसमें ये ऊर्जा मिलती है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। अब जल के साथ जो कैल्शियम भी एक धातु है, लेकिन जल के साथ कैल्शियम धीमे, आप देखते हो ना, जब चूना मिलाते हैं जल में तो धीरे धीरे बुलबुले निकलते हैं और गर्म भी हो जाता है, तो जल के साथ थोड़ा धीमे रिएक्शन होता है। इसका मतलब आपने कैल्शियम में देखा ना, बुझा चूना, जब हम चूना बनाते हैं तो क्या होता है, बुलबुले निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और फिर वो थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है। तो कैल्शियम थोड़ा कम रिएक्टिव होता है इनके कंपैरिजन में। इसके बाद जो मैग्नीशियम होता है वो शीतल जल के साथ भी नहीं, गर्म जल के साथ भी नहीं, उसके लिए क्या होता है, अच्छा, परंतु गर्म जल के साथ जो मैग्नीशियम होता है ठंडे जल के साथ नहीं, जबकि आप गर्म जल के साथ रिएक्शन कराओगे तब वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक धातुएं ना तो शीतल जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ रिएक्शन करती हैं, वो भाप के साथ रिएक्ट करती है, क्योंकि भाप में जो होता है ज्यादा एनर्जी होती है। तो एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो भाप के साथ आप क्रिया कराओगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड देंगे, है ना। और जो लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होते हैं ये तो किसी भी कंडीशन में जल के साथ क्रिया करते ही नहीं है। ठीक है,
क्या होता है जब धातुओं को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है? अम्ल धातु है, उसको अम्ल के साथ, तनु के साथ ही हम कराते हैं, डाइल्यूट के साथ ही होता है, कंसंट्रेटेड के साथ तो कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। तो उसको कराने पे हमें लवण मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। धातु है तो लवण बनेगा, उसका संबंधित लवण बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक आयरन की अभिक्रियाओं के समीकरण आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था कि अम्ल और क्षार में कि जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड यानी N2O या NO या नाइट्रोजन ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। जो मैग्नीशियम है और मैग्नीज है, ये दोनों जब क्रिया करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, वरना ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी धातु क्रिया करे तो। इन दोनों के अलावा इसमें क्या है कि आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक होती है। मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन होता है ज्यादा बुलबुले बनते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होती है, सबसे ज्यादा हीट निकलती है। अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर उससे कम जिंक, उससे कम आयरन। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं ना ही ताप में परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर जो होता है तनु HCl के साथ कभी अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि जब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कॉपर कोई अभिक्रिया कर ही नहीं रहा है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। एक्वारेजिया क्या चीज होती है? 3:1 के अनुपात में हम मिलाते हैं। 3 के अनुपात में हमारे पास होगा HCl और उसमें 1 अनुपात में हम मिलाएंगे नाइट्रिक एसिड, तो जो अम्ल बनता है उसको कहते हैं एक्वारेजिया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इसमें आप कुछ भी डाल दीजिए तो वो गल जाएगा, चाहे गोल्ड हो, हाँ गोल्ड को गलाया जा सकता है, जबकि दोनों में से किसी एक अकेला अम्ल होगा तो उसमें गोल्ड नहीं गलेगा। लेकिन जो एक्वारेजिया होता है इसमें आप गोल्ड को या प्लेटिनम को डाल देंगे, ये बहुत कठोर होते हैं, लेकिन ये एक्वारेजिया में डालने पे गल जाते हैं। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं? अब हम ये देखते हैं कि धातु जो है वो अन्य धातु के लवण के विलयन के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। यहाँ आपको एक दिया हुआ रिएक्शन में कि आप ये देखा जा रहा है कि एक ही धातु दूसरे धातु के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उनके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देगा। जैसे कि जो ज्यादा तेज है जैसे जिंक है, और जिंक से कम कॉपर जो है कम रिएक्टिव। जिंक भी एक धातु है, कॉपर भी एक है, तो जिंक क्या करेगा? अगर कॉपर का सॉल्यूशन है और जिंक आपने डाल दिया तो जिंक जाएगा और कॉपर को वहां से हटा के खुद, जैसे आपको एक रिएक्शन देखे जैसे Zn है और कॉपर सल्फेट का कोई वो है सॉल्यूशन है, इसमें आप जिंक डाल रहे हो तो ये जिंक क्या करेगा? ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये जाएगा कॉपर को यहाँ से हटा के खुद जुड़ जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। लेकिन अभी यहाँ कॉपर डाल दीजिए और ZnSO4 का सोल्यूशन हो तो कॉपर जिंक को हटा नहीं पाएगा। तो इस तरह से होता ये है कि जो ज्यादा रिएक्टिव अभिक्रियाशील रहते हैं धातु वो कम अपने से कम वाले को रिप्लेस करके उस जगह पे लवण बना लेते हैं। यहाँ पर दिया धातु A प्लस धातु B का लवण विलयन में आप A का लवण विलयन बन जाएगा और वो धातु अलग हो जाएगी, जैसे कि अभी मैंने यहाँ आपको रिएक्शन करके बताया। ये इनकी सक्रियता होती है एक श्रेणी, आगे हम पढ़ेंगे उनकी सक्रियता श्रेणी और दूसरे रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स।